हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट की थी और हमने इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है उसके बारे में कल पढ़ा था। आज हम उसको आगे लेके जाने वाले हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा, आज थोड़ा सा लेवल करते हुए चलेंगे दोस्तों। और आपकी जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस वालों की, उससे पहले पहले हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाले क्लासेज और वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी आपके दोस्त हैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इकोनॉमिक्स का फायदा उठा सके दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोई भी एग्जाम दे, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था दोस्तों? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसके टाइप कितने हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली हम लोगों ने पढ़ी थी सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। कौन सी पढ़ी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ी थी निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? निजी क्षेत्र की आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज सभी पहले आप हेडिंग लगाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या लगाएंगे दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, और उनके नाम भी आप होंगे, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसे बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है दोस्तों? बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपका दोस्तों इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है दोस्तों? उदारवादी अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। अभी बात दोस्तों कि जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसका विचार किसके मन में आया? तो दोस्तों आप लिखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था का विचार, इस अर्थव्यवस्था का विचार, अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो, इस व्यवस्था का विचार एडम स्मिथ, किसके मन में आया था दोस्तों? एडम स्मिथ को हम इसका जनक भी सकते हैं। एडम स्मिथ ही इसका विचार हमारे सामने प्रकट किया था और ये सिद्धांत। अभी बात आती है कि आपकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आप सभी लिखेंगे कि सिद्धांत कौन सा है जिस पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था या आपकी जो उदारवादी व्यवस्था है वो काम करती है। तो जो आपका सिद्धांत है वो है हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का सिद्धांत, कि जिसमें किसी का भी इंटरफेयर न हो, विदाउट एनी इंटरफेयर। आप लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो लिखेंगे विदाउट एनी इंटरफेयर, विदाउट एनी इंटरफेयर, बिना किसी हस्तक्षेप के हम इसका सिद्धांत के आधार पे ये आधारित है। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। आपकी अर्थव्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य, तो बात करें उद्देश्य की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वो आता है दोस्तों आपका अधिकतम लाभ कमाना। क्या आता है दोस्तों? अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना इसका है दोस्तों उद्देश्य है, पर्पज है दोस्तों। अभी तक हमने कितना पढ़ा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा इसको बाजारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इसे हस्तक्षेप के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना दोस्तों। अभी बात आती है कि उत्पादन के जो साधन है उस पर किसका नियंत्रण है। बात करते हैं किसकी दोस्तों? उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। तो दोस्तों बात करते हैं उत्पादन के साधनों के नियंत्रण पे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो दो क्षेत्रों में डिवाइड रहती है नियंत्रण के आधार पे।
एक सार्वजनिक क्षेत्र पे और सेकंड हम लोगों ने पढ़ी थी निजी क्षेत्र में। तो दोस्तों जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो साधनों पे नियंत्रण रहता है वो प्राइवेट सेक्टर का किसका रहता है दोस्तों? जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो आप है उसका अधिकार रहता है। किसका रहता है दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र का इसमें उत्पादन निर्माण पे अधिकार रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं, कि कहां कहां पे कौन कौन से देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपने भारत की। तो दोस्तों भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है, तो हम नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप नोट डाउन करेंगे कि जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे अमेरिका। कौन सा नोट डाउन करेंगे दोस्तों? अमेरिका नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम कनाडा। तो कनाडा भी कौन सा है दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो कीमत का निर्धारण है वो कौन करता है? क्या बात करेंगे दोस्तों हम कि कीमत का निर्धारण है, कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों जो आपका कीमत का निर्धारण है वो मूल्य तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? मूल्य तंत्र के द्वारा इसमें कीमत निर्धारण किया जाता है। अभी बात आती है दोस्तों कि मूल्य तंत्र क्या है। तो दोस्तों मूल्य तंत्र वह है जिसके अंदर हम किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई कंपनी है, ये एक प्रोडक्ट का निर्माण करती है, तो ये कंपनी खुद इसका क्या करेगी? प्राइस निर्धारित करती है, प्राइस बताती है कि हम इसको किस प्राइस पे सेल करेंगे। वो उसके अंदर कॉस्ट भी रखती है, उसके निर्माण में लगा, उत्पादन में लगा, उसके ऊपर वो प्रॉफिट रखती है, अपना लेबर चार्ज रखती है, वो सभी जोड़ के हमें एक प्राइस देती है। कौन देती है? वो कंपनी देती है जिसका वो प्रोडक्ट है। तो इसमें किसका अधिकार है दोस्तों? निजी क्षेत्र का अधिकार है। और यही क्या है दोस्तों? आपका मूल्य तंत्र है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो आपका यह किस पे निर्भर करता है? जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था है, ये किस पे निर्भर करती है? तो दोस्तों आप नोट डाउन करेंगे, यह व्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है दोस्तों? यह अर्थव्यवस्था मांग व आपूर्ति, मांग व आपूर्ति पे, मांग व आपूर्ति पे निर्भर, मांग व आपूर्ति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों हम सभी लोग रिपीट करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दो अन्य नामों से जाना जाता है। पहला आपका बाजारी अर्थव्यवस्था, सेकंड है उदारी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके विचार से उत्पन्न हुई, या किसका विचार है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है। तो ये विचार था एडम स्मिथ का। किसका था दोस्तों? एडम स्मिथ का। नेक्स्ट बात आ रही है दोस्तों कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उदारी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो दोस्तों ये हस्तक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करती है, विदाउट एनी इंटरफेयर, कि बिना किसी इंटरफेयर, हस्तक्षेप के बिना कोई कार्य करने के अंदर निर्भर करती है। कि जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये केवल जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, चाहे कोई आदमी प्रोडक्ट बना रहा है, ये उसी पे निर्भर करता है कि वो इसको किस प्रकार से सेल करेगा, वो इसकी प्राइस कितनी रखेगा। नेक्स्ट बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है मैक्स ए मैक्सिमम प्रॉफिट, कि अधिकतम लाभ कमाना। कि एक हम अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में बनके तैयार होती है तो उसको हम कितने अधिकतम रुपए में बेच सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 500 रुपए में बेचते हैं तो हम इस पे 400 रुपए का क्या कमाते हैं दोस्तों? प्रॉफिट। तो ज्यादा से ज्यादा हम उस सामान को बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचेंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि उत्पादन के साधनों पर इसका क्या रहता है? नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों जो इसके उत्पादन के साधन है उस पर नियंत्रण करता है प्राइवेट, निजी क्षेत्र। नेक्स्ट हमने दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। दोस्तों डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका या कनाडा कौन सी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है। कि जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, तो इसमें जो मूल्य का निर्धारण है सेल करने को वो कौन करता है? तो वो होता है तंत्र के आधार पे। और मूल्य तंत्र को मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि मूल्य तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा यह अर्थव्यवस्था मांग व आपूर्ति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो मांग व आपूर्ति पर निर्भर करती है।
हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, अभी क्या पढ़ा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अभी हम सेकंड पढ़ने वाले हैं राज या राज्य अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? राज्य, या इसका कहीं कहीं पे आपको नाम मिलेगा राज अर्थव्यवस्था। क्या नाम मिलेगा दोस्तों? राज्य या राज अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका विचार किसने दिया, इसमें क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है राज अर्थव्यवस्था। जो विचार है, विचार वो किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका जो विचार है वो प्रस्तुत किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। और दोस्तों आपने इसका नाम जरूर सुना होगा अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो देखिए दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स है वो कौन थे? ये थे एक जर्मन दार्शनिक दार्शनिक थे। जर्मन दार्शनिक थे। और दोस्तों अब बात आती है कि इनका नाम हमने कहां पे सुना। तो दोस्तों आप सभी ने एक पुस्तक का नाम सुना है। क्या नाम सुना है? दास कैपिटल्स। तो दोस्तों जो दास कैपिटल्स पुस्तक है वो किसकी है? इसके जो लेखक हैं दास कैपिटल्स के, वो कौन है? आपके कार्ल मार्क्स हैं। लेखक है दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों, इसका विचार तो किसने प्रस्तुत कर दिया दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। ये दोस्तों विचार किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स ने। अभी दोस्तों जो आपकी राज अर्थव्यवस्था है, ये राज्य पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य या राज अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो आपका राइट आंसर होगा दो। कौन कौन से दो प्रकार है दोस्तों? आप सभी लिखेंगे। पहला इसका जो प्रकार आता है वो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा दोस्तों? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एक है दोस्तों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके क्या है दोस्तों? दो पॉइंट है, दो प्रकार है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका एग्जाम्पल कौन सा देश है। तो दोस्तों जो आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है इसका एग्जाम्पल है चीन। क्या है दोस्तों? चीन इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और जो आपकी समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं रूस को। किसे बोल सकते हैं दोस्तों? रूस को। अभी बात करते हैं दोस्तों इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को डिवाइड क्यों किया गया राज अर्थव्यवस्था को दो पार्ट में। क्योंकि दोस्तों जो राज अर्थव्यवस्था है उसके अंदर दो पार्ट है, एक साम्यवादी एक समाजवादी। दोस्तों जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है इसके अंदर क्या होता है, जो तानाशाही है, क्या है? तानाशाही, वो तब बढ़ने लगती है। और जो इसका राजा होता है या प्रधानमंत्री बोल दीजिए, जो मान लीजिए किसी भी देश में अगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां का जो सरकार है, क्या है दोस्तों? वहां की जो सरकार है उसका स्वामित्व होता है। और वो सरकार क्या करती है? अपना खुद को प्रोग्रेस करवाती है, ना कि वहां की जनता को कोई भी प्रोग्रेस के लिए मोटिवेट नहीं करती है। और उनको कोई भी जो प्रॉफिट है या लाभ है वो नहीं देती है, कोई भी योजना उनके लिए नहीं चलाती है। वहां पे क्या चलती है दोस्तों? केवल तानाशाही चलती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। और आप दोस्तों इसका उदाहरण चीन के अंदर देख सकते हैं कि चीन में विकास तो बहुत होता है लेकिन ज्यादा जो विकास है वो सरकार अपनी मनमानी करती है वहां पे। और जो अपनी चीजें हैं उनके ऊपर सरकार का स्वामित्व ज्यादा होता है। और जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? जो रिसोर्सेज है अपने देश के अंदर, जो संसाधन है, क्या है दोस्तों? जो संसाधन है उनके आधार पे उनको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके देश व देश के लोगों का, देश व देश के लोगों को आगे बढ़ाना, देश व देश के लोगों को आगे बढ़ाना व उनका विकास करना, आगे बढ़ाना व उनका विकास करना। इसका क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है विकास करना। किसका उद्देश्य है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो मूल्य नियंत्रण है आपकी कौन सी राज अर्थव्यवस्था में मूल्य नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों इसके अंदर जो मूल्य नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? मूल्य नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सरकार द्वारा मूल्य का नियंत्रण किया जाता है। और दोस्तों जो आपकी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो आपकी राज अर्थव्यवस्था है या राज्य अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों उसका भी उद्देश्य यही है
कि जो देश के संसाधन है उनका उपयोग करके देश का विकास करना और उसे आगे बढ़ाना। बात कर ली हमने दोस्तों मूल्य नियंत्रण क्या है। मूल्य नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। और अभी बात करते हैं कि दोस्तों जो आपका नियंत्रण है वो किसके ऊपर रहता है। जो संसाधन है, जो उत्पादन के संसाधन, क्या बात करेंगे दोस्तों, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण। क्या बात करेंगे कि उत्पादन के जो संसाधन है, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण। तो ये भी किसका रहता है दोस्तों, सरकार का यहाँ पे स्वामित्व रहता है। और जो सरकार है वही निर्धारित करती है कि हमें किन किन उत्पादों का निर्माण करना है और वहां पे हम कौन से ऐसे उत्पाद करें निर्माण जिससे देश का विकास हो और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़े। अभी नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे तीसरा जो इसका टाइप बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा राज्य या राज्य अर्थव्यवस्था। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लगाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जो विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जो विचार है वो जेएम किन्स ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, जेएम किन्स नाम का एक वैज्ञानिक था, सॉरी दोस्तों वैज्ञानिक नहीं, एक इकोनॉमिस्ट था जेएम किन्स नाम का, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो प्रस्तुत किया था। अभी बात करते हैं दोस्तों कि जो इसमें मूल्य नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, मूल्य नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें मूल्य नियंत्रण सरकार व निजी क्षेत्र, सरकार व निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। बात आती है जो उत्पादन के संसाधन है, क्या आती है, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के संसाधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण। तो दोस्तों जो उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण है वो भी सरकार व निजी क्षेत्र, सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का रहता है, सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का रहता है। अभी बात करते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है लाभ कमाना व विकास करना, लाभ कमाना व विकास करना इसका क्या है, उद्देश्य है। कौन सी अर्थव्यवस्था का दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अभी बात कर लेते हैं कि जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन से देश में है। तो दोस्तों इसका जो उदाहरण है वो आप लिखेंगे भारत। क्या लिखेंगे दोस्तों, भारत। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में किस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों भारत में मान लीजिए एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। क्या है दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए इसने अपना एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका जो मूल्य निर्धारण है वो अपनी एक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो भी करेगी। और उसका जो मूल्य निर्धारण का जो प्रक्रिया है उसके अंदर इसे गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इतने टैक्सेस रख रहे हैं उसके ऊपर, आप कितना टैक्स रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट को पूछेगी। दोनों मिलके इसका मूल्य निर्धारण करते हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी हो उस पर जीएसटी भी लगता है। मान लीजिए अपन इंडिया की बात लेते हैं तो जीएसटी भी लगता है, और भी टैक्सेस लगते हैं। तो वो गवर्नमेंट भी निर्धारित करती है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर रहता है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी इंटरफेयर रहता है, और जो निजी क्षेत्र की कंपनी है उसका निर्धारण भी रहता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल और बताता हूं कि अपनी एक बीएसएनएल कंपनी है, बीएसएनएल टेलीकॉम्स है। तो वो क्या है दोस्तों, एक सरकारी कंपनी है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो कौन निर्धारण करती है, सरकार निर्धारण करती है। एक मान लीजिए आप टाटा है, टाटा कंपनी है, तो उसका जो मूल्य निर्धारण है वो एक निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो दोनों क्या करते हैं दोस्तों, एक सरकारी क्षेत्र में एक निजी क्षेत्र, दोनों में इसका मूल्य का निर्धारण होता है। तो अपने भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका विचार किसने प्रस्तुत किया था, जेएम किन्स ने प्रस्तुत किया था। इसमें निजी क्षेत्र और
मूल्य नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? सरकार व निजी क्षेत्र दोनों। उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण किसका रहता है दोस्तों? सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का। उद्देश्य क्या है दोस्तों? लाभ कमाना और साथ साथ में विकास करना। उदाहरण क्या है दोस्तों इसका? कौन से देश में हम बोल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हम बोल सकते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि इसके संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। क्या बात करेंगे हम दोस्तों कि जो संबंध है, रिलेशन है, उनके आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सभी लोग लिखेंगे कि संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार। संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो याद रखिए जो आपके संबंध है उसके आधार पे अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों संबंधों के आधार पे जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है। कितने पार्ट में दोस्तों? दो पार्ट में डिवाइड है। एक अर्थव्यवस्था है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था, एक है आपकी बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था एक टाइप तो आप लिखेंगे खुली अर्थव्यवस्था। क्या लिखेंगे दोस्तों? खुली अर्थव्यवस्था। सेकंड आप लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था। क्या लिखेंगे दोस्तों? एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। संबंधों के आधार पे दो प्रकार हम लोगों ने पढ़े अभी तक। कौन कौन से पढ़े? एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी पढ़ी हमने बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों जो खुली अर्थव्यवस्था है उसके अंदर निर्यात भी होता है। क्या होता है? निर्यात व आयात दोनों होते हैं। क्या होते हैं? निर्यात व आयात दोनों होते हैं। लेकिन जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है? आयात और निर्यात बंद होते हैं। आयात और निर्यात बंद होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जिसके अंदर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मान लीजिए आप बात ले लेते हैं, कहां की बात लेंगे दोस्तों? आप यूक्रेन की बात ले लेते हैं। यूक्रेन में दोस्तों गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो कौन करता है दोस्तों? यूक्रेन करता है। लेकिन मान लीजिए यूक्रेन में जो पैदा हो रहा है गेहूं वो उसका आयात निर्यात बंद कर दे, और मान लीजिए यूक्रेन में किसी चीज की कमी है तो वो उसका आयात करता है, तो वो आयात भी बंद कर दे, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था का। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूं कि बंद अर्थव्यवस्था किसी भी देश में नहीं है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? बंद अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल की, तो आपको आंसर होगा कि बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी देश में नहीं है। जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है वो किसी भी देश में नहीं है। यहां से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बंद अर्थव्यवस्था का निम्न में से एग्जाम्पल कौन है, और एक आपको ऑप्शन मिलता है नन। तो वही आपका राइट आंसर होता है नन, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व के किसी भी देश के अंदर नहीं है। और दोस्तों जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में? इसके एग्जाम्पल में आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे सभी देश। क्या नोट डाउन करेंगे? सभी देशों के अंदर क्या है दोस्तों? सभी देशों में खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सभी देश निर्यात भी करते हैं तो आयात भी करते हैं। निर्यात और आयात दोनों करते हैं, इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल सभी देश हो जाएंगे। और जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है उसका एग्जाम्पल कोई भी देश नहीं है, क्योंकि सभी देश आयात और निर्यात जरूर करते हैं, चाहे वे आयात करें चाहे वे निर्यात करें। बात हम लोगों ने क्या की थी दोस्तों? संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला पढ़ा हम लोगों ने खुली अर्थव्यवस्था, सेकंड पढ़ा बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होते हैं, इसके अंदर आयात और निर्यात बंद होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का हमने एग्जाम्पल देखा कोई भी देश नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में हमने देखा कि सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय आय, क्या पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई? तो दोस्तों आप लोगों ने सभी ने सुना होगा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सभी के बारे में आप लोगों ने सुना है। और दोस्तों जो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसके द्वारा की गई थी?
तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की घोषणा की गई थी। अभी बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय देश के सभी लोगों की देश के सभी लोगों की आय, देश के सभी लोगों की आय क्या कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना है प्रति व्यक्ति आय। क्या सुना है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति द्वारा कमाया गया कुल धन एक दिन के अंदर, एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा कमाया गया धन, उसकी क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी है उनकी एक पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है, और वो कौन सी पुस्तक है? तो देखिए जो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम इंग्लिश में है दोस्तों, नाम कुछ इस प्रकार है, द पुअर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल। क्या नाम है दोस्तों? द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इसका क्या नाम है दोस्तों? द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसकी पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। किसकी है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है। और दोस्तों जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी बताई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इस समय पे इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपए। कितनी बताई थी दोस्तों? 20 रुपए इन्होंने आय बताई थी कि प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 20 रुपए होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जो वैज्ञानिक विधि द्वारा आपकी राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कब की गई? तो दोस्तों बात करते हैं किसकी? जो आपकी वैज्ञानिक विधि है उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, एक मिनट रुकिए, वैज्ञानिक विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, पहला तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कब की गई? कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1931-32 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1931 और 32 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन बनता है दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों वीके एके राव के द्वारा 1931-32 में वैज्ञानिक विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और दोस्तों इन्होंने कितनी आय बताई थी कि इस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो जो आपकी प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों वो उस समय पे थी 62 रुपए। कितनी थी दोस्तों? 62 रुपए इन्होंने बताई थी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना, क्या बात करेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की जाती है। और दोस्तों इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? आप याद रखेंगे प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है दोस्तों? किसका बनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय समिति है उसकी स्थापना 1949 में। प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र महालनोबिस इसके क्या थे दोस्तों? इसके प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय किन किन कारणों पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है? तो आप सभी लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय
मापने के साधन। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन साधनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो साधन है राष्ट्रीय आय मापने के, वो कितने हैं दोस्तों? 3 साधन है। कितने साधन है दोस्तों? 3 साधन है। पहला जो साधन आता है वो है आपका, कौन सा है दोस्तों? पहला साधन आय विधि, कि लोगों की आय कितनी है, आय विधि, आय विधि। सेकंड है आपका व्यय विधि। क्या है दोस्तों? व्यय विधि, कि व्यय हम लोगों ने कितना किया। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो आपका आता है राष्ट्रीय आय मापने का साधन, वो आता है दोस्तों उत्पादन विधि। क्या आता है दोस्तों? उत्पादन विधि, उत्पादन विधि। और दोस्तों जो आपका तीसरा है उत्पादन विधि, इसे औद्योगिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? औद्योगिक विधि, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स का उत्पादन है वो कहां पे होता है दोस्तों? उद्योग धंधों के अंदर ही इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? औद्योगिक विधि कहा जाता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने कभी सुना होगा, आपने एक नाम सुना है जीडीपी। क्या नाम सुना है दोस्तों? जीडीपी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी वो देश उतना ही विकसित होगा और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी ही मजबूत होगी। तो दोस्तों जीडीपी की जो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म। सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में बात करें तो क्या होती है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और दोस्तों आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जीवीए। क्या नाम सुना है? जीवीए, जीवीए। जीवीए की भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है जब आप अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, तब जीवीए की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्रोस ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या होती है दोस्तों? ग्रोस वैल्यू एडेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको दोस्तों हिंदी में बात करें तो यह होता है सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि जीवीए की फुल फॉर्म सकल घरेलू वर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड रहेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा? हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के दरबारी कवि प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनकी एक पुस्तक थी, उसके बारे में हमने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि मूल्य नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, वैज्ञानिक विधि के द्वारा गणना कब की गई, किसके द्वारा की गई, प्रति व्यक्ति आय उस समय क्या थी, जब पहली बार गणना हुई तब क्या प्रति व्यक्ति आय थी। सभी डिटेल्स के बारे में हमने जाना और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।